Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. In this video we will start aggregate demand and related aggregates वाला चैप्टर। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है बट मैंने इसको एक इतना सा चैप्टर में इसमें इसको कवर कर दिया है, बस इतना सा ही है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट शुरू करते हैं। इसके पहले के जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं उनको देख लेना। एक एक पेज में सब कुछ कवर कर दिया है, ज़्यादा उसमें है नहीं किसी चीज़ में। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट्स में डाल दो, उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे क्या क्या करना है। बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ। और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसमें कवर हो गई हैं। अगर थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो तो आपका आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी आनी है, वो धीरे धीरे आएंगी। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सपेंडिचर ही है एक्चुअली, देखा जाए। ठीक है, तो मतलब इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में टोटल एक साल में कितनी डिमांड आती है, मतलब लोग कितना खर्चा करते हैं, उसकी बात की जा रही है। अब ये जो है एस्टिमेटेड वैल्यू है, मतलब प्लान की बात की जा रही है। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ ईयर। ठीक है, इसको याद कर लो, ऐसे एक डेफिनेशन याद कर लो पूरी। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स क्या है बाद में बताती हूँ। एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, प्लान कर रहे हैं टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ ईयर, इसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो इंडिविजुअल आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें खरीदने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो हो जाता है सी से। एक फिर उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जब आप रह रहे हो, पहले बात खाओगे पियोगे, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे आप रेंट दे रहे होगे जहाँ आप रह रहे हो। इसमें अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, वैसे तो हम एज अ होल मैक्रो में पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, बट चलो आ जाते हैं इंडिविजुअल पे कि कैसे। मान लो अपना एक एग्जांपल ले लो कि आप क्या क्या करोगे। इन्वेस्टमेंट भी आप, मेरी यहाँ लाइट चली गई, इसमें कोई बात नहीं, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे ही करोगे। जैसे आप रेंट दोगे, आपकी वो इन्वेस्टमेंट है। आपके पास में बाइक होगी, आप वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद वो हो जाती है आई से। उसके बाद में आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट अपना स्पेंड करती है, वो सारी चीज़ें भी एग्रीगेट डिमांड में जुड़ती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। उसके बाद में आता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, मतलब टोटल हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना हमने बेचा है, कितना हमने बाहर देश को बेचा है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए हम एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम जो कंसिडर कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट और बाहर देश को ले नहीं रहे हैं, हम केवल अपनी देश की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, क्योंकि गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब आ जाओ इस चार्ट पे। अब इनकम जो हमारी दी हुई है, जो 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन हमने ले लिया है। जीरो इनकम पे 40 कंजम्पशन है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि जीरो इनकम पे भी 40 कंजम्पशन कैसे है। आप अपनी बात देख लो, आपकी भी सैलरी क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कमाते हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कंजम्पशन तो करते हो, डेली खाते तो हो, है ना। तो वो क्या हो गया, आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गई। मतलब इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन है, लोग इंसान खाएगा पिएगा नहाएगा धोएगा सब करेगा, तो इसको बोलते हैं सी बार, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम जीरो होने पे जो कंजम्पशन है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो 0 पे 40 है, 100 पे 120 है, 200 पे 200 है, 300 पे 280 है, 400 पे 360 है। ऑलराइट, आप सोचो कि ये ऐसे मतलब बढ़ के फिर कम क्यों हो जाती है इनकम जितनी जबकि बढ़ रही है। तो जितनी आपकी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उसके बाद आप कंज्यूम कम करोगे, थोड़ा थोड़ा सेव भी करोगे। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कांस्टेंट रखी जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप बदलते थोड़ी हो। घर का रेंट हर महीने नहीं बदलता है। बाइक आपकी जो है वो हर महीने अलग से तेल नहीं पिएगी, वो जितना ही आपका कुछ रूटीन बन जाएगा कि ठीक है एक महीने में इतना आपका पेट्रोल पीती है बाइक। तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट, उसमें आपका कांस्टेंट रहेगा, 40 40 40 सब में डाल दो। ठीक है, अब एक इसका फॉर्मूला आप देख लेते हैं कि हमारी क्या हो जाती है। ये टोटल एग्रीगेट डिमांड इधर देखते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी क्या है, ये है, आई ये है। तो कंजम्पशन कितना था, 40, और इन्वेस्टमेंट कितना था, 40। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी बनी हमारी,
40 40 80, ठीक है। इधर आ जाओ, 120 40 160, 240 240, 280 40, 320 360 40 400। अभी इस लाइन को और इस लाइन को इग्नोर कर दो, वो मैं बात दूसरे चार्ट के लिए। अभी केवल इस पे आओ, AD इज इक्वल्स टू C+I, ये जो वाला है, ये और ये और ये दोनों बाद के लिए, इनको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। नीचे हमने लिख दी इनकम। इनकम हमारी क्या है, 100 200 0 100 200 300 400, और ये हमारी यहाँ से लेके ये जो है, ये हमारी है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब ऐसी कंजम्पशन जो हमारी सैलरी ज़ीरो है, इनकम ज़ीरो है, तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये देखो C बार से मैंने दिखाया है। इतनी तो हमने यहाँ से 40 से ही शुरू करी, हम 0 से नहीं शुरू कर रहे हैं, हम 40 से शुरू कर रहे हैं, और फिर ये आपकी कंजम्पशन ऊपर चली जाती है। ऑल राइट। उसके बाद में आते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट रहती है, वो पैरेलल रहती है इनकम के, क्योंकि वो आपकी सेम रहेगी। 40 है तो 40 पूरे में रहेगी, चाहे आपकी इनकम बढ़ती ही क्यों ना चली जाए। ऑल राइट। प्लस इनको हम ऐड करेंगे तो इसका ग्राफ आप जब देखोगे तो ये चला जाएगा ऊपर साइड में यहाँ पे। अब ये आपकी क्या जुड़ गई, ये आपकी कंजम्पशन जुड़ गई, प्लस ये आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आप देखोगे इन्वेस्टमेंट जब C+I जो होता है, AD इज इक्वल्स टू C+I, ये आपने जोड़ा तो ये वहाँ पे बार पहुँच गया, सॉरी लाइन यहाँ ग्राफ पे पहुँच गई, और ऊपर हो गया AD इज इक्वल्स टू C+I। I क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो ये आपका यहाँ पे ग्राफ बन के रेडी है। अब आ जाते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट डिमांड तो आपने देख ली। एग्रीगेट सप्लाई है द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सप्लायर, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जितना सामान बेचेंगे उसकी मनी वैल्यू जो है वो होती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। आ गया समझ में। अब मनी वैल्यू एक्चुअली है क्या, जो वो बेचेंगे तो वो हो जाएगी इंसानों की इनकम, मतलब हमारी नेशनल इनकम वो हो जाएगी, वाई से डिनोट की जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, सेम चीज़ है, क्योंकि जितना वो बेचेंगे, प्लानिंग टू सेल है, वो हुई तो एक तरीके से उतना पैसा हमारे देश के पास आएगा ना, और वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। अब कैसे कैसे उस नेशनल इनकम को लोग कंज्यूम करते हैं, आपको सैलरी मिली, आप कैसे कैसे उसको क्या यूज़ करोगे, या तो कंज्यूम करोगे और या तो आप सेव कर लोगे उसमें से। तो एग्रीगेट सप्लाई का सीधा सा फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई, वाई से इनकम डिनोट करते हैं हम, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब आ जाते हैं कि इस ग्राफ पे आ जाते हैं। अब देखो जो हमारा कंजम्पशन है, अब इधर आ जाओ, जब हमारे पास इनकम ज़ीरो थी उस टाइम पे कंजम्पशन हमारा कितना था, 40 था, और हमारी सेविंग क्या थी, सेविंग हमारी -40 थी। मतलब हमने ये जो 40 रुपये खर्च किए थे हमारे सेविंग में से ही निकाले थे हमने, हमारे पास क्योंकि इनकम तो थी नहीं तो हमने सेविंग से ही 40 रुपये निकाले यहाँ पे। उसके बाद में आ जाओ, इनकम 100 है और खर्चा 120 रुपये, मतलब फिर से 20 रुपये सेविंग से निकाले हैं, मतलब -20 आ जाएगी सेविंग। उसके बाद में आ जाओ, 200 इनकम है, 200 ही खर्च कर दिए, मतलब 0 सेविंग है। उसके बाद में 300, फिर 280 20 40, तो ये आपकी पहले दो माइनस में रही, फिर 0 हो गई, फिर पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इस जगह पे आ जाते हैं। तो देखो पहले जो है यहाँ पे आप जब देखोगे -40 से शुरू हुई और 0 तक गई, यहाँ तक हम रहते हैं डिस सेविंग करते हैं, मतलब हमारे पास जो पैसा है वो तो खर्च ही हो रहा है, प्लस सेविंग्स में से भी पैसा उठ रहा है, मतलब हमारी कोई सेविंग नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, जब आप ये वाला जब आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये जा रहा है आपका सेविंग का ग्राफ, ठीक है, ये आपका इनकम का ग्राफ है। और आप जब देखोगे हमारी ये है डिस सेविंग चल रही है। उसके बाद में हमारा कंजम्पशन कितना था, 40 से शुरू हो रहा था, तो हमने यहाँ से ग्राफ बना दिया, ठीक है। और हमारी इनकम ये है। अब क्या होता है, जब हमारी इनकम जो है वो किसके बराबर हो जाती है, इनकम जो है हमारी कंजम्पशन के बराबर हो जाती है, उसको हम कहते हैं ज़ीरो सेविंग, मतलब जितना हमने कमाया उतना ही हमने खर्च कर दिया, 200 कमाया 200 ही खर्च कर दिया, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, जब इनकम जो है वो कंजम्पशन के बराबर हो, मतलब बराबर हो जाती है, तो हमारी सेविंग्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है। इस जगह पे आप देखो तो सेविंग हमारी ज़ीरो हो गई है, ठीक है। ये देखिए आप, सेविंग तो हमारी ज़ीरो हो गई है। तो ये हो जाता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारी 45 डिग्री का एंगल बनता है, आप याद रखना। इसमें हम क्या क्या जोड़ते हैं, कंजम्पशन ये हमारा, और सेविंग हमारी ये रही।
तो 40 पहले ये ऐसे जुड़ेगा 0 से शुरू होके, ठीक है। +40 -40 0 हो गया, इधर क्या हो गया, ये चीज़ ऐसे, फिर 100, फिर 200, फिर 300, यहाँ पे इनकम है क्योंकि फिर ये बढ़ता चला जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री का एंगल बनता है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब जो आपकी इनकम है उसमें से एक व्यक्ति जो है वो कितना कंज्यूम करता है, इसकी क्या प्रोपेंसिटी है वो देखते हैं हम। तो पहला आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब अभी तक उसने जितना कमाया, उसकी जितनी इनकम है उसमें से वो कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और उसके बाद में आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एवरी इंक्रीजिंग डे वो अपनी सैलरी में से कितना खर्च कर रहा है और कितना जो है खर्च कर रहा है, ये चीज़ हम देखते हैं। अब क्या होता है, कितना, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये मिले हैं, तो आपकी जो एडिशनल नेक्स्ट मंथ की सैलरी आई, फिर से आपको 100 रुपये मिले, तो हम ऐसे देखेंगे कि आपने उन 100 रुपये में कितना खर्च किया, ना कि दोनों का मिला के आपने 200 में से कितना खर्च किया। समझ में आया। अब APC क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक है। मतलब कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ऐसे देखते हैं, C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y, ठीक है। मतलब हमारा जो कंजम्पशन है वो सैलरी में से हम कितना उसमें से कंज्यूम कर रहे हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे इनकम 0 थी, कंजम्पशन 40 था, मतलब इसका फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं, कंजम्पशन ऊपर रखते हैं, इनकम रखते हैं हम नीचे, तो ये डैश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1.2 आ जाएगी, मतलब डिस सेविंग, हमारी जो इनकम है वो कम है और हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है, डिस सेविंग आ जाएगी। फिर एक पॉइंट पे इनकम हमारी और कंजम्पशन दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब APC जो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 0.93 हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा, ठीक है। जब डिस सेविंग हो रही है मतलब हम अपना सेविंग्स में से पैसा खर्च करें, क्योंकि हमारी इनकम और कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है। अब क्या होता है, जब APC इज़ मोर देन 1, जब हमारा मोर देन 1 APC है, इसका मतलब क्या है, सरप्लस में है हमारा। क्या है सरप्लस में, मतलब हमारा जो इनकम है वो हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा है। APC 0 होता है जब हमारी सेविंग 0 होती है। APC कम है अगर 1 से, इसका मतलब हम डिसेविंग कर रहे हैं, मतलब हमारी इनकम कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसको समझ लेना जो मैंने यहाँ पे समझाया। अब आ जाते हैं MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल जब हम बात करते हैं तो हम चेंज की बात करते हैं, मतलब अगले मंथ की बात कर रहे हैं, मान लो सैलरी अगर ले रहे हैं तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। डेल C अपॉन डेल Y, ईच चेंजिंग पे हम इसमें बात करते हैं कि अब जो चेंज हो रहा है लगातार एक नेक्स्ट स्टेप में, उसमें हम कितना कंज्यूम करेंगे, जो हमारी इनकम नेक्स्ट चेंज हुई है। तो 0 से 100 हुई तो हमने क्या करा, 40 से 120 कर दिया कंजम्पशन। 100 से 200 हुई तो 120 से 200 कर दिया कंजम्पशन। अब देखो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ पे डैश डैश लग गया पहले वाले में। उसके बाद में 80 80 80 80 80, कंजम्पशन में यहाँ पे 80 का डिफरेंस है, इनकम में यहाँ पे 100 100 100 का डिफरेंस है। MPC ले आओ तो MPC पहले में आ रहा है 0.80, फिर आ रहा है 0.80, फिर मतलब ये आपका पैटर्न सेम रहता है। मतलब आप जो सैलरी आपकी भले ही बढ़ रही है बट आपके खर्चे भी लगातार उतने ही बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट रहता है। अब क्या हुआ, जो MPC होता है वो कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब अब जो है आप अपनी इनकम से ज़्यादा कभी खर्च नहीं करते हो। मतलब आपने इस मंथ में 100 रुपये कमाए तो आप 200 रुपये नहीं खर्च कर दोगे, ठीक है। तो MPC कभी 1 नहीं होता है। ऑल राइट, उसके बाद में सॉरी MPC थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, अब फिर से सुनो, MPC कांट बी मोर देन 1, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आप पूरी सैलरी से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हो, ठीक है। MPC इज इक्वल्स टू 1, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मतलब आपकी जितनी सैलरी आई आपने पूरी की पूरी खर्च कर दी। MPC कुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, बिल्कुल हो सकता है, जब आपने जितनी सैलरी मिली उसका कुछ पार्ट आपने खर्च किया, कुछ आपने सेव कर लिया, ठीक है। MPC इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, बिल्कुल शायद आपने बिल्कुल भी कंज्यूम ना किया हो जो आपको इस मंथ सैलरी मिली और आपने सारी के सारी सेव कर ली। जो मैंने पहले बीच में गलत कर दिया था उसको ध्यान मत देना, जो अब बोला है उसको ध्यान देना, फिर से जो नेक्स्ट मैंने बोली थी उन सारी चीज़ों का ध्यान देना, ठीक है। ऑल राइट, तो ये आपका हो गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आ जाते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बिल्कुल सेम चीज़ है।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब जो आपकी अब इनकम आ रही है उसमें से आप कितना सेव करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है APS इज इक्वल्स टू सेविंग्स अपॉन इनकम, मतलब सेविंग्स इज द फंक्शन ऑफ इनकम। अब क्या उसका फंक्शन है देखते हैं। इनकम 0 थी, कंजम्पशन 40 है, सेविंग कितनी है -40 क्योंकि कंजम्पशन सेविंग्स में से हुआ है। इनकम 100 है तो सेविंग कितनी -20, इनकम 200 है तो 0 हो गई क्योंकि खर्चा 200 का था। ये हमारी सेविंग है। अब हम यहाँ पे देखते हैं APS इज इक्वल्स टू S अपॉन वाई, मतलब सेविंग्स अपॉन इनकम। पहला आया -0.2, फिर आया 0.100 हो गया, तो 0.100 में क्या होगा, वो 0 माना जाएगा। उसके बाद में 0.06, उसके बाद में 0.1 आ गया। APS जो है वो नेगेटिव हो सकता है क्या? APS नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है। जब आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, सेविंग नहीं है, मतलब इनकम कम है और आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, तो आपकी सेविंग नहीं, वो डिससेविंग। APS इज इक्वल्स टू 0 बिल्कुल हो सकता है। ये होता है जब आपकी इनकम जो है वो आपकी कंजम्पशन के बराबर हो जाती है तो आपकी सेविंग 0 हो जाती है। APS कैन नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब आपकी जो सैलरी, मतलब जो सेविंग्स है वो कभी इनकम के बराबर हो सकती है क्या? हो सकती है कि आपकी जो जितना आपने अभी तक कमाया वो आपने सारा सेव कर लिया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्जिनल हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली पूरी की पूरी आपने सेविंग कर रखी हो, अभी तक आपने ज़िंदगी में कुछ खाया ही नहीं है, कंज्यूम ही नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता है। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट अलग है, वो हम अगले में पढ़ते हैं, इसको ध्यान देना, समझ जाना। अब आ जाते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब जो आपकी नेक्स्ट रिसीविंग सैलरी है उसमें से आप कितना सेव करते हैं अपनी इनकम में से। तो अब देख लेते हैं चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, नेक्स्ट जो आ रहा है स्टेप उसमें। तो आप देखोगे यहाँ पे भी सेविंग्स जो है आपकी, इधर से यहाँ पे शुरू करते हैं, तो आपने चेंज कितना किया, तो 40 से 20 पे आए तो +20 आपने सेविंग किया, मतलब 40 रुपये आपने पहले निकाले थे सेविंग्स में से, इस बार 20 ही निकाले तो +20 आ जाएगा, फिर +20 20 20 20 बढ़ता चला जाएगा। मतलब इनकम के बढ़ने पे सेविंग्स भी बढ़ती हैं। आ रहा है समझ में आपको? ठीक है। और इनकम जो है आपकी वो कांस्टेंट रहेगी। कैसे? जैसे आपका ये कांस्टेंट है वैसे आपकी इनकम भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इनकम आपकी 100 रुपये करके बढ़ रही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपको जो दे रहे हैं वो ऐसे ही दे रहे हैं। मान लो इनकम जो है वो दी हुई है, ठीक है। सेविंग्स भी आपकी हर महीने उतनी ही होती है, क्योंकि आपका एक खर्चा बजट बना होता है कि हमें इतना खर्चा करना है और इतनी सेविंग करनी है, तो ये इस तरीके से कुछ जाएगा। MPS इज इक्वल्स टू 1, बिल्कुल हो सकता है कि आपने इस मंथ जो सैलरी रिसीव की वो आपने सारी सेव कर ली हो, बिल्कुल हो सकता है। MPS इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, क्योंकि आपने सारी जो सैलरी मिली थी वो आपने पूरी की पूरी कर दी है खर्च, तो बिल्कुल हो सकता है। अब आ जाते हैं इसका फॉर्मूला, देखो MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। 1 क्या है हमारा? सैलरी, ठीक है। तो हाँ, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है इसका। अब मान लो निकालने को आ जाता है कुछ इसमें से, तो आप उसकी वैल्यू पुट करके आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको मान लो आगे MPC निकालने को और एक इसमें से वैल्यू दी है, तो आप 1 में से MPS को माइनस कर दो, MPC निकल आएगा, ठीक है। APC और APS में से एक वैल्यू दी होती है, दो मतलब एक वैल्यू दी है तो APC निकल आएगा और APS निकालना है, दोनों चीज़ें निकल आएंगी। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ऑलराइट, ये आपका इतना हो गया। अब आ जाते हैं इसका लास्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है वो क्या चीज़ है, क्या इन्वेस्ट करते हैं लोग, हाउस होल्ड्स क्या इन्वेस्ट करते हैं, या इन्वेस्टमेंट है क्या? तो अब आ जाते हैं, इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड ऑन एक्वायरिंग एसेट्स। अब एसेट्स जैसे मशीनरी हो गई, जिस चीज़ से वैल्यू निकलनी है, जो एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब उससे हर महीने कुछ ना कुछ काम निकलना है। जैसे एक मशीनरी, प्रिंटिंग मशीन लगा दो, उससे काम निकलना है। तो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, एक होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जैसे घर पे रहना, घर बनवाना एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। किराया देना वो एक इन्वेस्टमेंट है। मशीन लाना, आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप वॉशिंग मशीन लाओगे। बहुत सारे लोग जो देखा होगा आपने, झोपड़ी में रहते हैं लेकिन टीवी लगी होती है, वॉशिंग मशीन होती है, सब कुछ होता है उनके पास, फ़ोन होता है। फ़ोन एक तरीके से उनकी नेसेसिटी हो जाती है, तो वो ज़रूरी सी चीज़ है। अब हालांकि वो इंड्यूस भी हो सकती है, बट कुछ कुछ आपके इन्वेस्टमेंट मतलब ऑटोनॉमस होते हैं, वो करने ही करने हैं, उनका कोई रीज़न नहीं होता है, उनको आप प्रॉफिट नहीं कमाते उनसे, वो आप नहीं करोगे तो आप रहोगे कहाँ। जैसे घर में रहना, रेंट ले लेते हैं। तो अब देखो,
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो कांस्टेंट रहती है। एक बार आपने रेंट आपका पक्का हो गया, वो हर महीने बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो वो इनकम जो है बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहेगी। वहीं आ जाते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है वो प्रॉफिट के लिए की जाती है। वो जैसे ही जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट जब मैंने ये थोड़ा गलत बना दिया, यहाँ से शुरू करना। इन्वेस्टमेंट कभी ज़ीरो से आपकी शुरू नहीं होती, वो हमेशा यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि कभी भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कुछ ना कुछ तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती ही होती है, ठीक है। तो वो यहाँ से ग्राफ आपका शुरू होगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट की जाती है। ऑलराइट, तो अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, मतलब कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करते हैं। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें कितना आपको ब्याज देना पड़ रहा है। जैसे मशीन खरीदी है, बड़ी सी प्रिंटिंग मशीन खरीदी है, मान लो फोटोशॉप है आपकी, फोटोकॉपी की शॉप है, तो आप वो प्रिंटिंग मशीन में आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो जो इंटरेस्ट है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि उस प्रिंटिंग मशीन से जो आपका पर मंथ हाथ में पैसा आ रहा है उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए। मान लो आप प्रिंटिंग जो कर रहे हो फोटोकॉपी, उससे आप पर मंथ 30,000 रुपये कमा रहे हो, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है वो आपका है, मान लो पर मंथ आपको देना है ब्याज या जो भी आपका EMI वगैरह है 5,000 रुपये, तो आप ये सौदा आपका सही है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगर कम है, मतलब अगर ज़्यादा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो आपका नहीं बन पाएगा काम, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाएगी, आपने गलत कदम उठा लिया है, क्योंकि आपका पैसा, आप लॉस में चले जाओगे। आप पैसा दे ज़्यादा रहे हो उसको, मशीनरी को कवर करने में, उसके इंटरेस्ट को भरने में, और आपका पर मंथ जो हाथ में पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है आपका, वो कम हो रहा है। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, ठीक है। वहीं आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो आप क्या करोगे, आपके हाथ में प्रॉफिट आएगा, आपके हाथ में पैसा आएगा। मान लो किसी ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, उसमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, मतलब 20,000 रुपये, और पर उसको हाथ में आ रहा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब उस चीज़ को 10 लाख रुपए की मान लो मशीन लगवाई, उससे प्रॉफिट उसको कितना आ रहा है, 1% प्रॉफिट पर मंथ फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, 1% प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 10,000 रुपये उसको आ रहे हैं केवल। तो ये क्या है, घाटे का सौदा है। 20,000 रुपये तो वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दे रहा है, तो उसके हाथ में मतलब कुछ नहीं आ रहा है, वो उसके पास सेविंग वेविंग भी कुछ नहीं हो रही है। तो ये डिटर्मिनेंट्स हम ध्यान देते हैं, तब हम इन्वेस्टमेंट को करते हैं। ऑलराइट, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक वीडियो मैं लिंक में डालूंगी, उसमें उन्होंने एक टेबल कंप्लीट करवाई है, इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स वाले जो सर हैं उन्होंने, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने कराई है, उसका मैं लिंक डाल दूंगी। इसको देखने के बाद में तुरंत वो देखना, और प्लस जो PDF है उसको देखना, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑनलाइन जा करके देख लेना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, बाय।